हेलो एवरीवन, माय नेम है हिमानी चौहान। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज की वीडियो होने वाली है इंग्लिश पेडागॉजी की। तो इंग्लिश पेडागॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नेम है लैंग्वेज स्किल्स, यानी जो हमारे लैंग्वेज को डेवलप करने के क्या क्या स्किल्स होते हैं उन सभी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि चैप्टर के साथ साथ आपको ये जानकारी भी मिल सके कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से अटेंड करने होते हैं एग्जाम में। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा पूरे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ की PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नेम है लैंग्वेज स्किल्स। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो कर दूं चैप्टर का। तो 4 तरीके के लैंग्वेज स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा बनते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल्स की तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर, लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल। भाई लैंग्वेज को हम जब पढ़ाते हैं तो 4 स्किल के तरीके से हम उन्हें टर्म्स में पढ़ाते हैं जिनको हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसको आप शॉर्ट में LSRW से भी याद कर सकते हो। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट वैसे भी हमारे जीवन में एक प्रोसेस होती है जो कि हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट कभी रुक जाएगा आपका। तो उसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ये चारों जो स्किल्स होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह लीजिए नेसेसरी होती है। चारों स्किल्स आवश्यक होती हैं। तो इन्हीं चारों स्किल के बारे में हम अच्छे से डिटेल में जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। सो चलते हैं आगे फटाफट से इस चैप्टर में। तो देखिए, लैंग्वेज स्किल्स जो हमने बांटा है उनको 2 तरीके से बांटा जाता है: रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे एक बार ना बहुत ध्यान से सुने क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं बताऊँगी। तो देखिए, रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना। आप रिसेप्ट कर रहे हो यानी किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। तो ग्रहण करने में 2 स्किल काम करती हैं। एक तो लिसनिंग यानी सुनना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सुनोगे तो वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ ग्रहण करोगे। और रीडिंग यानी पढ़ना। तो जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हो, एक्वायर करते हो, ग्रहण करते रहते हो। तो ये 2 स्किल जो होती हैं वो रिसेप्टिव स्किल कहलाती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो प्रोडक्टिव स्किल, यानी कुछ ना कुछ क्या करना, प्रोड्यूस करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल में जो आती है हमारी स्किल्स वो स्पीकिंग यानी बोलना। जैसे मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसे आप क्या कर रहे हो, रिसेप्ट कर रहे हो। यानी आप रिसेप्टिव स्किल का यूज़ कर रही हो और मैं प्रोडक्टिव स्किल का यूज़ कर रही हूँ। दूसरा होता है राइटिंग का मतलब है लिखना, क्योंकि देखिए लिख के भी आप अपनी बातों को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों प्रोडक्टिव स्किल होती हैं और लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों रिसेप्टिव स्किल होती है। तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेप्टिव स्किल, कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी रिसेप्टिव स्किल है। अब आपको एक में लिसनिंग दे देंगे, बाकी स्पीकिंग दे देंगे, राइटिंग दे देंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दे देंगे। तो आपको पता है कि भाई लिसनिंग हमारा रिसेप्टिव स्किल होता है, तो आप अपना आंसर लगा के आ जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि लैंग्वेज स्किल्स को भी हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। सो ये चार्ट आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। एंड देखिए, कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली स्किल जो है वो लिसनिंग है। लिसनिंग को हम पता है हिंदी में तो सभी को पता होगा क्या कहते हैं, सुनना। ठीक है, यहाँ पे आप जो छोटी सी पिक्चर देख रहे हैं उसमें भी क्या है, एक आदमी बोल रहा है और ये जो लेडी है वो सुन रही है। तो इसे बोलते हैं लिसनिंग। लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। देखिए, नेटिव लैंग्वेज में आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है, जो हमारी मदर टंग होती है उसे ही बोला जाता है नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो लिसनिंग हमारी पहली लैंग्वेज स्किल होती है जिससे हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं। वो कैसे, देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी मदर को या फादर को या अपने एटमॉस्फेयर में लोगों को बोलते हुए सुनता है। ठीक है, तो सुनता है ना, ऐसा तो नहीं कि बोलना शुरू पहले ही कर देगा, पहले सुनेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उन्हें देखेगा अच्छे से,
देन बाद में बोलना शुरू करेगा। तो लिसनिंग हमारी पहली स्किल होती है जो सबसे स्टार्टिंग में डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसी से ही हम अपनी नेटिव लैंग्वेज या हमारी मातृभाषा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण यानी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट इसकी बात हो गई कि बस लिसनिंग हमारी कैसी स्किल है। इसके बाद अगर बात करें कि इट कुड बी एनहेंस्ड by focusing on making the student listen to the sounds of that particular language। इससे क्या होता है ना, हम किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है, अगर आप उससे कोई चीज़ बोल रहे हो तो एक तरीके से हमारी फोकसिंग को इम्प्रूव करता है, हमारी फोकसिंग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा किसी भी चीज़ पे फोकस तभी बनेगा जब हम उसे अच्छे से सुनेंगे। तो इसलिए लैंग्वेज स्किल जो होती है वो हमारी फोकसिंग को क्या करती है, एनहेंस्ड करती है, यानी बढ़ाने का काम करती है। तो लैंग्वेज स्किल अभी हमने पढ़ा कि ये रिसेप्टिव स्किल होती है और इसे एक और नाम से जान सकते हैं, पैसिव स्किल। तो पैसिव स्किल के नाम से भी आ सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों नाम लिख दिए कि जो हमारी लिसनिंग स्किल होती है वो रिसेप्टिव होती है, यानी यहाँ पे हम कुछ ना कुछ चीज़ को ग्रहण करते हैं, कुछ चीज़ सुन के हम यहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते। देखिए आप सिर्फ हमेशा सुनते हो तो कोई चीज़ यहाँ पे आपके अंदर ग्रहण आप कर रही हो, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। और इसलिए इसका नाम क्या है, पैसिव स्किल भी इसलिए इसे हम कहते हैं। सो क्लियर हो गया कि भाई लिसनिंग हमारा क्या है, तो लिसनिंग हमारा ये है। आगे हम बढ़ें। सेकेंड देखिए हमारे पास जो स्किल आती है उसे हम कहते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी हिंदी में हम क्या कहेंगे, बोलना। तो सेकंड हमारी स्पीकिंग स्किल होती है। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें पढ़ें, यूज्ड इन कम्युनिकेशन। जब हम बातचीत करते हैं तो हम कैसे बातचीत करते हैं, बोल के ही तो बातचीत करते हैं। इसका मतलब इसका जो यूज़ किया जाता है वो कम्युनिकेशन में यानी बातचीत करने में इसका यूज़ किया जाता है। बी एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप स्पीकिंग स्किल का जो है वो यूज़ करते हो। इसके बाद है मेक द लर्नर्स अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर, यानी जो लर्नर है उसे एक अच्छा और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाने में स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि देखिए जितनी अच्छी आपकी स्पीकिंग स्किल होगी उतना ही आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करोगे। लाइक आपको पब्लिक में जैसे मान लीजिए कोई स्पीच देनी है तो स्पीच आप तब अच्छे से दे पाते हो ना जब आपका लैंग्वेज स्किल में जो आपका स्पीकिंग वाला स्किल है वो अच्छे से डेवलप होगा, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो। इसलिए स्पीकिंग को प्रोडक्टिव स्किल जो है वो बोला जाता है। अब इसके अलावा अगर बात करें, जो स्पीकिंग है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। जैसे अगर हमने लिसनिंग हमारी पहली स्किल हुई तो स्पीकिंग हमारी दूसरी स्किल होती है। क्योंकि देखिए लिसनिंग में आप क्या करते हो, पहले सुनते हो, यानी बच्चे ने सुन लिया, अच्छे से समझा कि भाई कोई कैसे बातचीत करता है, उसके बाद क्या करता है, वो बोलने का प्रयास करता है, यानी वो अपनी दूसरी स्किल को यूज़ करना शुरू करता है जिसे हम कहते हैं स्पीकिंग। तो लिसनिंग के बाद वो करता है स्पीकिंग स्किल को यूज़। इसके अलावा बात करें तो स्पीकिंग स्किल जो है वो हमें जो है वो एक तरीके से स्पीच में भी मदद करती है और बहुत सारी चीज़ों को समझने में भी मदद करती है। यहाँ से हमारी हेजिटेशन और शाइनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। क्योंकि अगर हम इस स्किल को बेहतर बना लें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो हमारे जो अंदर के हेजिटेशन है और जो अंदर का शाइनेस है वो रिमूव हो जाता है और हम अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है, इनेबल द यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ड स्पेलिंग, राइम, फ्लुएंसी एंड पॉज एक्सेट्रा, यानी आप करेक्ट वर्ड को यूज़ करना सीख जाते हो, स्पेलिंग्स वगैरह को सीख जाते हो। देखिए राइमिंग का मतलब है लय वगैरह जो बनाना। जब आप पोएम्स वगैरह देखे होंगे आपने, चाहे आप इंग्लिश या हिंदी में पोएम्स वगैरह देखते होंगे तो आपको उसके लास्ट वाली लाइन से राइमिंग बनती है। ठीक है, एक जैसा मतलब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसे राइमिंग कहते हैं। फ्लुएंसी का मतलब हो गया कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका बोलने का जो लय है या फिर आप कह लीजिए बोलने की जो गति है उसको बरकरार रखने में भी मदद करती है। और पॉज का मतलब है कि आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। इसमें भी क्या है, स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो आप एक गुड और कॉन्फिडेंट स्पीकर है बन सकते हो। इसके अलावा बात करें तो अभी हमने बोला कि स्पीकिंग स्किल प्रोडक्टिव स्किल कहलाई जाती है। और इसके अलावा ये नाम आप ध्यान रखें, एक्टिव स्किल,
एक था पैसिव जैसे हमने लिसनिंग में बताया, और एक होता है एक्टिव स्किल। दोनों को आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए लर्नर एक्टिव होता है ना, स्पीकिंग स्किल में तो लिसनिंग स्किल में तो बैठ के सुनना ही होता है, तो वहाँ पे आप एक्टिव नहीं होते हो। लेकिन जब आप बोल रहे हो, जब आप कोई भी चीज़ को बता रही हो, तो आप वहाँ पे एक्टिव हो। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को भी हमेशा एक्टिविटीज़ कराओ, बच्चों को डिबेट्स में पार्टिसिपेट कराओ, डिस्कशन कराओ, ताकि वो क्लास में एक्टिव बने रहें। नहीं तो क्या होगा, बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे और उनका ध्यान भी जो है वो क्लास से भटक जाएगा। तो याद रखनी ये दो बातें, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आई होप सो स्पीकिंग जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्किल की तरफ आगे बढ़ें तो अगली स्किल आती है हमारी रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल की बात करें तो देखिए रीडिंग क्या है, रीडिंग इज़ अ लर्निंग स्किल। क्योंकि लर्निंग स्किल क्यों बोला है कि भाई ये सीखने की स्किल है, क्योंकि आप जैसे बुक है आप पढ़ना चाहते हो, कोई जैसे मान लीजिए बुक पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारी चीज़ वहाँ से सीखोगे। इसलिए बोला जाता है कि रीडिंग कैसी होती है, यानी पढ़ना जो है वो एक सीखने की स्किल होती है। इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव ऑल पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपको मदद करती है इंग्लिश लैंग्वेज के बाकी सभी पार्ट्स को इम्प्रूव करने में। कि आप पढ़ के मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आई, आप उसे क्या करते हो, दोबारा पढ़ते हो, दोबारा समझ में नहीं आई, अगली बार फिर पढ़ते हो। यानी आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट अपने आप में लेके आ रहे हो। पढ़ के आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव अपने आप कर सकते हो। इसके बाद है एबल टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट को समझने में भी हमें मदद करता है। मान लीजिए जब एक बच्चा है छोटा, वो बोलने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे जब एप्पल पढ़ना है मान लीजिए, तो वो इसे तोड़ तोड़ के पढ़ता है, APPLE एप्पल, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, धीरे 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 करके उसकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होती है। कैसी होती है, जब वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है बार बार उसको बोलने की। तो यही होता है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रही हो उसको अच्छे से समझो एंड उसके बाद आप उसे क्या कर सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो। इसके बाद है स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पोकन वर्ड्स एंड प्रिंटेड टेक्स्ट। क्योंकि देखिए जो प्रिंटेड टेक्स्ट है, जस्ट लाइक आपके सामने ये जो टेक्स्ट लिखे हैं प्रिंटेड टेक्स्ट है मान लीजिए, तो आप जैसे आपको लर्निंग पढ़ना है तो ये प्रिंटेड टेक्स्ट हो गया, और आपको स्पोकन यानी आपको बोलना है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम रीडिंग स्किल का यूज़ करते हैं। इसके बाद रीडिंग स्किल कैसी स्किल होती है, रिसेप्टिव स्किल होती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं पैसिव स्किल होती है। क्योंकि यहाँ पे लर्नर एक्टिव नहीं होता, वो बैठ के क्या करता है, इसे पढ़ता रहता है और वहाँ से कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है। इसलिए जो रीडिंग स्किल है उसे हम कहते हैं रिसेप्टिव और पैसिव स्किल। इसके अलावा देखिए रीडिंग स्किल में और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, वो आपको इस चार्ट से समझ में आ जाएगा। रीडिंग को भी फर्दर हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारा इंटेंसिव रीडिंग एंड सेकंड को कहते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। देखिए इंटेंसिव स्किल मतलब होती है स्लो प्रोसेस। अब ये स्लो प्रोसेस क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे आप डीपली स्टडी करते हो किसी भी चीज़ को, जब आप बहुत ध्यान से एकदम उसमें घुस के पढ़ते हो। बहुत देखिए जब आप अपने आप ही देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एकदम बहुत बारीकी से पढ़ रहे हो, उसके हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। यानी कैसी प्रोसेस हो गई, स्लो प्रोसेस हो गई। इसके बाद यहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एक्सटेंसिव रीडिंग की, इसे हम बोलते हैं फास्ट प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, आप सेंट्रल आइडिया को अंडरस्टैंड करते हो। अभी सेंट्रल आइडिया क्या है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, तो आपने देखा भी होगा उसकी समरी लिखा दी जाती है स्टार्टिंग में, या फिर समरी को एक और चीज़ बोलते हैं सेंट्रल आइडिया लिखा दिया जाता है। उसमें सिर्फ ये बता दिया जाता है, यहाँ लगभग 6 या 7 लाइनों में आपको पूरा चैप्टर डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इस चैप्टर की स्टोरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बस एकदम बता दिया जाता है, और उसी से आप समझ जाते हो कि हाँ भाई चैप्टर में ये चीज़ बताई गई है। उसे ही बोलते हैं फास्ट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे तो आपने एकदम समझ लिया चैप्टर के अंदर क्या बताई गई है, कौन सी स्टोरी है, कौन से इसके कैरेक्टर्स है। वहीं दूसरी तरफ अगर टीचर एक एक लाइन्स को पढ़ाएगा तो टाइम लगेगा, यानी कैसी रीडिंग हो गई, इंटेंसिव रीडिंग हो गई। तो दोनों में आप फ़र्क समझ गए। इंटेंसिव, इन का मतलब देखिए अंदर होता है ना, यानी अंदर तक पढ़ना है आपको। एक्सटेंसिव यानी बाहरी तरीके से पढ़ना है, सिर्फ जल्दी जल्दी आपने क्या कर लिया, पढ़ के क्विक
क्विक रिस्पॉन्स आप इसे कह सकते हो, यानी आपने किसी भी चीज़ को क्या करा, एकदम से फास्टली समझ लिया, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रोसेस। सो आप इसको ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा दिया, क्योंकि ऐसे पढ़ाना बहुत ईजी भी होता है और समझना भी बहुत आसान होता है। सो आपको उस चक्कर में नहीं पढ़ना कि भाई बहुत सारी आप डिटेल थ्योरी पढ़ रहे हो। सो गाइज, आई होप सो रीडिंग स्किल सभी को समझ में आया गया होगा। अब हम अपनी आगे की बढ़ते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग यानी लिखना। तो राइटिंग स्किल क्या करती है, हमारे रेनफोर्स ओरल एंड रीडिंग वर्क को क्या करते हैं, रेनफोर्स यानी पुनर्बलन देने का काम करती है। यानी देखिए, ओरल का मतलब है जो हमने मौखिक तरीके से काम किया है, जो हमने पढ़ा है, उसको पुनर्बलन कैसे करती है। देखिए, जब आपने पूरे साल पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, वहाँ पे आपने ओरल चीज़ें सुनी, वहाँ पे आपने रीडिंग किया, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम होता है तो वो रिटर्न में होता है ना एग्ज़ाम, यानी उस एग्ज़ाम से पता चल जाता है कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, यानी आपने कितनी नॉलेज जो है वो एक्वायर करी है, कितनी नॉलेज आपने सीखी है। तो राइटिंग स्किल जो है वो हर एक चीज़ को पुनर्बलन देने का काम करती है, हर एक चीज़ को एनहेंस करती है, जो भी चीज़ आपने सीखी हो, करी हो। इसके अलावा जो राइटिंग स्किल है वो दूसरा पॉइंट देखिए, कम्युनिकेट द थॉट्स एंड फीलिंग इन रिटन फॉर्म। आप अगर लिख के कोई चीज़ बताना चाहते हो तो उसके लिए राइटिंग स्किल तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई लेटर लिख रहे हो स्कूल के, जैसे आपने सीखा भी होगा जब हम एप्लीकेशंस लिखते थे, आपको छुट्टी की यानी लीव की एप्लीकेशन लिखनी है और आपकी राइटिंग स्किल अगर अच्छी नहीं होगी तो वो एप्लीकेशन आप सही से नहीं लिख पाओगे, आप अपनी बात ही नहीं समझा पाओगे कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए स्कूल से, आप बीमार हो या आपको कहीं जाना है, ये चीज़ आप नहीं समझा पाओगे जब तक कि आपकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग रिटन फॉर्म में बतानी है किसी को, तो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। और इसके अलावा ये क्या करती है, हमारे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने का भी काम करती है, क्योंकि अगर हमारे माइंड में कोई भी आइडिया आया है और हम उसको लिखना चाहते हैं, या कोई आपको ऐसे दे, या मान लीजिए टीचर ने कि आप भाई इस पर लिखिए जो भी आपको चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, आपके राइटिंग स्किल के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड का भी यूज़ कर रहे हो। तो राइटिंग स्किल दोनों तरीके का आपको हेल्प करती है, आपके ब्रेन को डेवलप करने का काम भी करती है, और आप साथ साथ में क्या करती है, आपकी राइटिंग को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। तो राइटिंग स्किल सबसे बाद में यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो लिसनिंग हो गया, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग LSRW, फिर रीडिंग, जब फिर आप पढ़ने का काम करते हो, लिखना सबसे बाद में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका ऑर्डर भी होता है। सो आपको इसी तरीके से जो है वो ये चीज़ें याद रखनी है। अब हमारे पास क्या है लास्ट पॉइंट, प्रोडक्टिव स्किल और एक्टिव स्किल। अब प्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो आप लिख के बता रहे हो, यानी आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये एक्टिव स्किल इसलिए होती है क्योंकि लर्नर यहाँ पर एक्टिव होता है। आप बैठ के सुन थोड़ी ना रहे हो, आप तो लिख रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, और जब भी हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है एक्टिव स्किल, या फिर इसे आप कह सकते हो प्रोडक्टिव स्किल। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो चारों चीज़ें हमने पढ़ ली, चारों स्किल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप, मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझसे पूछ सकती हैं। अब देखिए, चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है। सो अब हम कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। यानी नीचे दिए गई कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे आप साउंड्स को पहचानते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो, या फिर उसका मीनिंग निकाल सकते हो, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है। स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, या फिर राइटिंग है। तो देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को साउंड को पहचान रहे हो, अब पहचानोगे कैसे साउंड को, मान लीजिए किसी ने ए बोला, जब तक आप उसे सुनोगे नहीं तब तक आप कैसे पहचान लोगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको सुनाई नहीं आता है, तो क्या वो साउंड को पहचान सकता है, नहीं पहचान सकता ना। तो साउंड को आप तभी पहचान सकते हो जब आप उसको सुन सकते हो। इसका मतलब कौन सी स्किल यहाँ पर यूज़ हो रही है, हमारी लिसनिंग स्किल यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी माइंड लगाना है, इसलिए क्वेश्चन में बोलती हूँ ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन में आप यही समझ जाओगे कि भाई साउंड को अगर रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना है, जब आप उसे पहचान लोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा सामने वाले ने ए बोला है, तो इसका मतलब आपने उसका मीनिंग भी निकाल लिया। तो इसके आपने कौन से स्किल यानी कौन सी एक्टिविटी यूज़ करी, लिसनिंग
आपने स्किल यहाँ पर यूज़ करी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स। यानी अगर लर्नर्स को अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सबसे अच्छा आंसर है, यानी कौन सा सबसे बेस्ट सूट करेगा अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट में हमारे पास है रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, यानी कोई ड्रामा है, कोई प्ले वगैरह, कोई नाटक वगैरह हो रहा है उसको बहुत तेज़ी से पढ़ना। सेकंड है ओरल लैंग्वेज ड्रिल, यानी मौखिक रूप से आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को बोल रहे हो उससे आप सीख लोगे। या फिर डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो होते हैं। या रिसाइटेशन ऑफ पोएट्री, रिसाइटेशन मतलब दोहराना किसी भी पोएट्री को। तो देखिए अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताया था स्पीकिंग स्किल में, जैसे पब्लिक में स्पीच वगैरह दिया जाती है या डिस्कशन या डिबेट्स वगैरह कराए जाते हैं तो वहाँ से जो लर्नर है उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है और उनके अंदर जो हेजिटेशन है, उनके अंदर जो शाइनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे एंड जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाया है इसका मतलब उन्होंने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि भाई आप डिबेट्स कराओ, आप ग्रुप डिस्कशन कराओ, एक बार ना सही मान लीजिए वो एक बार में सही से नहीं बोल पा रहे तो नेक्स्ट बार वो सीख जाएंगे कि उन्हें कैसे बोलना है डिबेट्स में, कैसे उन्हें ग्रुप डिस्कशन में बात करनी है, यानी उनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो यहाँ से डेवलप यानी इम्प्रूव हो सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, यानी जो आपकी स्पीच हैबिट है उसको करेक्ट करना यानी उसको डेवलप करने के लिए आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ करोगे। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करोगे। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है मान लीजिए कोई वर्ड है उसे कैसे बोलना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिस, तो इसे कैसे बोल रहे हो आप, प्रैक्टिस बोल रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया SUN, क्या पढ़ोगे इसे, सुन या सन। तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन यानी आप किसी भी वर्ड को किस तरीके से पढ़ रहे हो उसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करोगे, वर्ड्स के उसके मीनिंग क्या है, उसका सिनोनिम एंटोनिम्स क्या, इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, या क्विज वगैरह सॉल्व करोगे या फिर डिक्टेशन करोगे। तो देखिए अपनी स्पीच हैबिट को करेक्ट करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए आप सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका किसी टेक्स्ट पे पकड़ होगी, टेक्स्ट पे पकड़ का मतलब है आप किसी चीज़ को शुद्ध रूप से बोलोगे तभी तो आपकी स्पीच हैबिट जो है वो सही होगी। आप किसी चीज़ को गलत बोल दो, मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल ये लिखा, आप इसे सुन पढ़ दो तो भाई सुन तो कुछ नहीं होता, सन होता है ना। तो अगर आप यही आप चीज़ें सही नहीं करोगे तो आप स्पीच को कैसे बोल सकते हो, स्पीच में तो बोलना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस जो है वो सही होनी चाहिए, यानी वर्ड को किस तरीके से बोलना है वो हैबिट आपकी सही होनी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी जो साउंड्स हैं स्पीच साउंड है तो राइटिंग उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन है, अल्फ़ाबेटिकल है, सिस्टमैटिक है, फोनेटिक है या फिर ग्राफिकल है। तो स्पीच साउंड का मतलब देखिए आपने कोई एक साउंड सुनी, जब आप उसे लिखोगे तो आप कुछ ना कुछ चीज़ों को प्लॉट करोगे ना। मान लीजिए आपने ए सुन लिया, अच्छा एप्पल आपने सुना कि एप्पल लिखना है, तो उसके लिए आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस तरीके से आप इस तरीके से लिखोगे। तो एक तरीके से ये कैसी अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, देखिए सिस्टमैटिक नहीं है, फोनेटिक तो साउंड से रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कैसी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल है। ग्राफिकल को हम रिलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लिखने से, किसी भी चीज़ को प्लॉट करने से, क्योंकि ग्राफ को आप जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप ग्राफ नहीं बना सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि राइटिंग जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पीच साउंड्स की। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिस्टमैटिक लगा देते हैं। भाई साउंड की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थोड़ी ना है, वहाँ पर आप लिख रहे हो यानी किसी चीज़ को प्लॉट कर रहे हो। तो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लगा लो, जिसमें पूछा है इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैंने आपको एक बताया था इंटेंसिव रीडिंग, एक बताया था एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद थोड़ा ध्यान से सुने, इंटेंसिव रीडिंग को बोला जाता है स्कैनिंग, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग को क्या बोलते हैं, स्कैनिंग, और एक्सटेंसिव रीडिंग को बोला जाता है स्कीमिंग,
ये दो वर्ड आप जरा ध्यान से सुन लें, स्कीमिंग SKIMM, इसको नीचे कर दो ING, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटेंसिव रीडिंग हमने बोला था कि स्लो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम बहुत डीप स्टडी करते हैं, तो स्कैनिंग भी वही होता है, स्कैनिंग में भी डीप स्टडी की जाती है किसी भी चीज़ की। एक्सटेंसिव रीडिंग में तो हम बाहरी तरीके से पढ़ लेते थे, जल्दी पढ़ देते थे, तो स्कीमिंग में भी वही होता है, आप कोई भी प्रोसेस जो कर रहे हो बहुत फास्ट कर रहे हो, सिर्फ आप उस चैप्टर का, उस टॉपिक का एक तरीके से बाहरी तरीके से उसका सेंट्रल आइडिया ले रहे हो, तो उसे स्कीमिंग कहते हैं। अब देखिए स्कैनिंग है, इसका मतलब क्विक सर्वे तो होगा नहीं, क्योंकि क्विक सर्वे में तो हम एकदम से पढ़ देते हैं, तो वो तो होना नहीं है भाई स्कैनिंग में। इसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जामिनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, कि भाई आप किसी भी चीज़ को बहुत ही क्या कर रहे हो, क्लोजली कर रहे हो, माइन्यूटली आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो क्या पता ऐसा हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, प्रिडिक्टिंग द कंटेंट, बस कंटेंट को प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। तो देखिए स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली एंड माइन्यूटली उस चीज़ को एग्जामिन करते हैं, इससे इसका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि स्कैनिंग में हम हर चीज़ को पढ़ते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, ये इंटेंसिव रीडिंग का एक पार्ट होता है, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो बिल्कुल है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्नड, जो लैंग्वेज स्किल है उनको सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको सीखने का। फर्स्ट ऑप्शन में ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट, सिर्फ आप रिटन टेस्ट देते रहो, असाइनमेंट देते रहो, उससे क्या लैंग्वेज स्किल सीख जाओगे, नहीं सीखोगे। सेकेंड हमारे पास इफ़ दे टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, जब आपको एक सही तरीके से पढ़ाया जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन में विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स, आपको चैलेंज दे दे के बढ़ा दिया जाए, या मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल का यूज़ करके पढ़ाया जाए, या फिर व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल एट अ टाइम, आइसोलेशन मतलब अलग अलग करके पढ़ाया जाए, एक टाइम में सिर्फ एक ही स्किल का यूज़ किया जाए। तो भाई ऐसा तो नहीं होता, एक टाइम में आप मोस्ट ऑफ दो स्किल का यूज़ तो करते ही हो, ठीक है। जब आप सुन रहे हो तो आप सुन के कुछ ना कुछ चीज़ बोलोगे भी, तो वहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करनी। तो देखिए लैंग्वेज स्किल का सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप उसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाओ, यानी एक सही तरीके से पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा के चले जाओ, बच्चों को समझ में ही ना आए, ठीक है। आलतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ा दो, काम की चीज़ें पढ़ाओ मत, तो उससे क्या लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाएगी, सीख जाओगे, नहीं सीखोगे। यानी एक सही तरीका होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज स्किल को पढ़ाने का, तो उसको सबसे पहले इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चों को सिखाओ। तो सिक्स क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए स्क्रिबलिंग जो है इज अ स्टेज ऑफ, स्क्रिबलिंग का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, स्क्रिबलिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को रफली और बहुत ज़्यादा जल्दी लिखते हो, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे रफली एंड क्विकली, तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि स्क्रिबलिंग किस चीज़ की स्टेज हो गई, राइटिंग की स्टेज हो गई। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार सीटेट इस क्वेश्चन को पूछा है, तो ध्यान रखें। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है व्हेन यू राइट रफली एंड क्विकली, तो स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ राइटिंग। तो सेवेंथ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए एट्थ क्वेश्चन, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। भाई एक प्राइमरी क्लास का टीचर है, उसको रीडिंग जो हैबिट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बच्चों को स्टोरीज वगैरह पढ़ानी चाहिए, पिक्चर्स बुक्स उन्हें देनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल बुक के थ्रू उन्हें पढ़ाना चाहिए, या फोनिक टीचिंग करनी चाहिए। तो देखिए छोटे बच्चे ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्टोरीज़ वगैरह में, जैसे मैगज़ीन पढ़ना वो बहुत पसंद करते हैं, तो उन्हें कोई हीरो की मैगज़ीन दे दो, बट उनकी वहाँ से देखिए रीडिंग स्किल तो डेवलप होगी ही ज़रूर। ऐसा नहीं कि उनका टाइम वेस्ट होगा मैगज़ीन वगैरह पढ़ने में, कॉमिक वगैरह पढ़ने में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉमिक का, ठीक है। तो कोई उन्हें कहानियाँ दे दो, कहानी की कॉमिक बुक दे दो, स्टोरी दे दो, तो उससे वो बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। और यही करना चाहिए छोटे बच्चों के साथ। एकदम से उन्हें ऐसे किताबें दे दो जिसमें कुछ हो ही ना लिखा, जिसमें डायग्राम्स ना बनाओ, पिक्चर्स ना बनी हो, अच्छी सी ना हो बिल्कुल भी, तो उन्हें मज़ा नहीं आएगा, तो वो फिर कभी भी पढ़ने की हैबिट उनमें नहीं बनेगी। इसलिए एक प्राइमरी टीचर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग को थ्रू स्टोरीज के थ्रू। तो इसलिए एट्थ क्वेश्चन का ए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो गाइस हमारी तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको चैप्टर अगर क्लियर हुआ और क्वेश्चंस क्लियर हुए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको सभी चीज़ों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। एंड जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।